आज का ये फिजिक्स का वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा क्योंकि हम संभवतः दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि फिजिक्स फर्स्ट का जो भाग है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, वो बताएंगे सिर्फ जो कल ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा में हम ये बता चुके हैं कि औसत धारा क्या होता है, एवरेज करंट। औसत धारा बता चुके हैं, एवरेज करंट क्या होता है। तो हमने ये कहा एवरेज करंट, हमने ये कहा था कि अगर ऐसा है, ऐसा एसी, तो ऊपर में जो धारा है ये प्लस है, नीचे में जो धारा है ये माइनस है, तो टोटल धारा कितना हो गया। एक चक्र जो यहाँ से यहाँ पूरा हुआ, तो टोटल धारा एक बार प्लस जितना है उतना ही क्या है, माइनस है। प्लस आई नोट अगर है अब प्लस माइनस आई नोट है, जैसे ऐसे लिखें प्लस आई नोट अब प्लस माइनस आई नोट, तो टोटल धारा हो गया जीरो। तो औसत धारा एसी में कितना होता है, जीरो, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा होता है आरएमएस करंट, IRMS। तो इसका मतलब अब कुछ नहीं वो सब समझना है, मतलब हमको अभी नहीं समझना है। तो जैसे आई नोट हमने बताया था, आई नोट ये है शिखर मान धारा का, तो ये होता है शिखर मान। तो आई नोट बटे √2, बस ये याद रखना, IRMS बराबर आई नोट बटे √2। इसको हम लोग धारा का आभासी मान भी कहते हैं, आभासी मान, एपरेंट वैल्यू, एपरेंट वैल्यू आभासी मान कहते हैं। इसको काल्पनिक मान भी कह सकते हैं, इसको प्रभावी मान भी कहते हैं, प्रभावी मान, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। ये तो आरएमएस ही समझना है। अगर धारा एसी में धारा की बात हो, आभासी धारा हो या प्रभावी धारा हो, तो IRMS भी समझना है। जैसे एक समीकरण है I बराबर आई नोट, आई नोट के बदले लेता है 5 साइन 100 ओमेगा और टी, ऐसा समीकरण दिया हुआ है। इसमें बोलेगा, हम दो तीन चीज़ इसमें निकाल देंगे। इसमें बोलेगा आरएमएस करंट निकालने के लिए, तो इसको तुलना करना है सबसे पहले, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी से। तो साइन ओमेगा टी से तुलना करना है, तो ये ओमेगा के बदले हमने ये भी लिखा दिया था 2π f भी बताया था, ओमेगा के बदले हमने बताया था 2π f। तो यहाँ पे 100 ओमेगा है, तो ये हो जाएगा 2π f के बदले। तो अभी इसको छोड़ते हैं, पहले IRMS निकालते हैं। तो IRMS बराबर होगा आई नोट बटे √2। तो आई नोट हमारा कितना है, आई नोट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, यहाँ है 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 बटे √2 एम्पेयर, यही आंसर होगा। इसको ऊपर लिख नीचे का, तो √2 से गुना करें तो 5 √2 बटे 2 यही होगा। इसको काट देना है अपने से। यहाँ पे हमने आई बराबर लिया था आई नोट साइन 100 ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ नहीं होगा, पाई टी होगा। तो आई बराबर आई नोट, ये नहीं, यहाँ पाई टी करते हैं, पाई टी। तो साइन 100 पाई टी, इसको तुलना करते हैं, आई बराबर आई नोट साइन 2π f t से। तो ये हो जाएगा, पाई के बदले पाई है, 2f इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, आई नोट साइन 2f इंटू पाई इंटू टी, आई बराबर। अब इसका तुलना इससे कर देते हैं, तो यहाँ t के बदले t है ही, यहाँ t के बदले t है, पाई के बदले पाई है, 100 के बदले, ये 100 के बदले हमारा ये यहाँ पे 2f है। तो 2f इक्वल टू कितना हुआ, 100, f इक्वल टू कितना हुआ, 100 बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा 50। तो ये आवृत्ति हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50, इस तरह से। अब हमको अगर इसी तरह से कहें कि जाय आरएमएस, माने विद्युत वाहक बल का जो वर्ग माध्य मूल मान है, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वर्ग माध्य मूल, स्क्वायर का होगा वर्ग, मीन का हो गया माध्य, और रूट का हो गया मूल। तो इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, IRMS वैल्यू।
तो जय आर एम एस बराबर क्या होगा, तो जय आर एम एस बराबर कुछ नहीं होगा, जय नॉट बटे रूट 2 होगा। जिस तरह से आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2 हुआ, उसी तरह से जय आर एम एस बराबर भी जय नॉट बटे रूट 2 होगा। ये याद रखना है, जय आर एम एस बराबर जय नॉट बटे रूट 2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जय आर एम एस बटे जय नॉट बराबर कितना होगा 1 बटे रूट 2। इसी को क्या पढ़ते, जय आर एम एस है आभासी मान, तो आभासी विद्युत वाहक बल हुआ, आभासी ईएमएफ लिख देते हैं विद्युत वाहक बल के बदले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटे शिखर ईएमएफ, पीक ईएमएफ जो है बराबर कितना है 1 बटे रूट 2। उल्टा के भी आ सकता है, अगर शिखर ईएमएफ बटे आभासी बोलेंगे, आभासी ईएमएफ, तो ये हो जाएगा रूट 2 बटे 1। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद हमको चलना है, अच्छा इसका मान कितना होता है ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो जैसे आई आर एम एस बराबर लिखा हुआ है आई नॉट बटे रूट 2, तो इसी को लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, ये भी याद रखना है। जय आर एम एस इक्वल टू लिखेंगे जय नॉट बटे रूट 2, तो इसी को लिखेंगे 0.707 जय नॉट, ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन है कि कहीं कुछ नहीं दिया है तो हमको जय आर एम एस समझना है। जैसे यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहीं लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में समीकरण दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इक्वल टू लिखा हुआ है, वोल्टेज इक्वल टू लिखा वी इक्वल टू या जय इक्वल टू लिखा है 220 वोल्ट, तो इसको हमको क्या समझना है, इसको जय आर एम एस समझना। तो जय आर एम एस कितना हुआ 220 वोल्ट, तो हमको जय नोट कितना होगा, शिखर मान कितना होगा, तो रूट 2 गुना जय आर एम एस होगा। क्योंकि अभी हम तुरंत बताए हैं कि जय आर एम एस बराबर होता है जय नोट बटे रूट 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जय आर एम एस गुना रूट 2 बराबर जय नोट हो जाएगा। तो रूट 2 से गुना कर देना है, तो रूट 2 से गुना किया, तो रूट 2 का मान है 1.414 गुना जय आर एम एस 220 वोल्ट, तो इसी को गुना कर देना है। जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये लगभग में आ जाएगा 311 वोल्ट के आसपास, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अब होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तब फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि अगर केवल प्रतिरोध लगा हो, जैसे ये हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ऐसे करते हैं, ये साइन का ग्राफ जैसा है, तो इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। यहाँ सिर्फ आर लगा हो, तो इसमें करंट में कोई लैग नहीं होता है, मतलब कि करंट, जैसे ये करंट है, ये करंट का आलेख है, और नीचे लिखते हैं वोल्टेज का आलेख, ये जय का आलेख है। तो ये जिस तरह से करंट होता है उसी तरह से थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ इतने ही दूर में रहेगा, ये जितना दूर करंट रहता है अपर हाफ साइकिल में उतना ही देर नीचे भी रहता है। कहने का मतलब है इसी में अगर दिखाएं तो ऐसे होगा हमारा जय, ये और ये इस तरह से ये जय हुआ, ये है जय, ये है करंट, करंट नीचे होगा जय, तो दोनों फेज में है, इसी को कहते हैं फेज में होना। जब करंट जीरो उस समय धारा भी जीरो, जब फिर करंट जीरो तो धारा भी जीरो, जब करंट महत्तम, यहाँ करंट महत्तम है यहाँ, तो यहाँ जय भी महत्तम है, इसको कहते हैं फेज में होना। तो कला में है, तो कहते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जब आर रहता है, केवल आर माने प्रतिरोध रहता है, प्रतिरोध, तो आई माने धारा तथा जय माने विद्युत वाहक बल कला में रहता है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि कला में अंतर शून्य होता है, कला में अंतर शून्य होता है। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, फेज को बोलते हैं, फेज को फाइव से सूचित करते हैं, तो डेल्टा फाइव का मतलब फेज डिफरेंस, तो ये जीरो हुआ, फेज डिफरेंस होता है जीरो। अगर इसी परिपथ में अगर हमको इंडक्टर दे दें, प्रेरक दे दें, तो प्रेरक को हम बता चुके हैं ऐसे व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा प्रेरक हुआ, ये हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत हुआ जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि धारा जो है, धारा है कला में विद्युत वाहक बल से π/2 से लैग कर जाता है। जैसे कहने का मतलब अगर जय बराबर है जय नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो
तो इसमें माइनस है ना, इसका मतलब लैग हो गया है। तो अगर ये यहाँ पर ये हम दिखा रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को इस तरह से, ये टाइम के साथ है, ऊपर में जाए है। तो अभी यहाँ पर विद्युत वाहक बल हमारा मैक्सिमम हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ मैक्सिमम नहीं होगा, ये यहाँ कहीं जाके होगा, यहाँ ये न्यूनतम रहेगा। तो धारा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ जिस समय 0 है उस समय मिनिमम है, तो जिस समय ये मिनिमम होगा विद्युत वाहक बल, ये जाए है, याद रखना है, ये जाए है, तो ये उस समय महत्तम होगा इस तरह से। जिस समय ये महत्तम होगा उस समय 0 होगा, तो ऐसा। तो ये इसका ग्राफ हुआ। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको ये समझना है कि धारा ये आई का है, ये आई है, ये है जाए। तो ये पहले मैक्सिमम हो जा रहा है, ये बाद में मैक्सिमम हो रहा है। ये है आई वाला, ये धारा वाला है। डॉट डॉट जो है आई है, जो फुल है ये ज़्यादा डीप किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, जो ये हमारा विद्युत वाहक बल है। तो ये पहले मैक्सिमम हो जाता है, ये बाद में मैक्सिमम होता है। इसका मतलब है कि अगर प्रेरक रहे, प्रेरकत्व जिसका L है, तो कलांतर कितना होता है, कला में अंतर बराबर होता है π/2। यहाँ भी देख सकते हैं ये इसके तुलना में ये π/2 से पिछड़ रहा है, इसलिए माइनस लगा। माइनस का मतलब पिछड़ना। ओमेगा टी 0 कर देते हैं, ओमेगा टी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, या -π/2 -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पिछड़ रहा है π/2 से, ये याद रखना है। और साथ साथ ये याद रखना है कि धारा लैग करता है, मतलब पिछड़ता है, पिछड़ जाता है, लैग करता है π/2 से। अब तीसरा में अगर इसमें संधारित्र लगा हो, संधारित्र परिपथ में संधारित्र लगा हो, तो अब की बार उल्टा होगा। संधारित्र में क्या होगा, जाय बराबर लिखेंगे जाय नॉट साइन ओमेगा टी, ये C है, इसकी धारिता C है संधारित्र की। तो I बराबर अब की बार होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अब की बार क्या हुआ, धारा जो है, इधर लिखते हैं, इधर ग्राफ बना देंगे, तो यही लिख देते हैं, धारा I जो है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जाए से π/2 से, यहाँ π/2 से प्लस है π/2, यहाँ प्लस π/2 है, इसका मतलब π/2 से कला में आगे है, कला में आगे हो गया है। इसको ग्राफ में दिखाएंगे तो अब की बार धारा आगे जाएगा। तो ये अगर यहाँ से धारा शुरू करते हैं, अगर ऐसा है, ये धारा वाला है ये, तो यहाँ पे ये 0 होगा, तो ऐसा होगा, ये है विद्युत वाहक बल वाला, ऐसा होगा। जिस समय ये महत्तम हो उस समय, जिस समय 0 होगा उस समय ये महत्तम होगा, जिस समय ये महत्तम होगा उस समय 0 होगा, इस तरह से। यहाँ ये महत्तम है तो यहाँ ये, यहाँ 0 है तो यहाँ ये महत्तम होगा, यहाँ ये महत्तम, यहाँ आके 0 हो जाएगा। ये हमारा है जाय वाला, और ये हमारा है आई वाला। तो ये समझ गया कि कला में जो धारा जो है π/2 कौन से विद्युत वाहक बल से आगे होता है। तो कलांतर कितना हुआ, ΔΦ हुआ π/2, ये याद रखना है। अब तीनों में ये याद रखना था कि इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका तो केवल सिर्फ R होगा, इसका प्रतिरोध केवल R होता है, लेकिन इसमें जो है जब प्रेरकत्व होता है तो इसमें इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। यही लिख देते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये होता है XL = ω/L, ये याद रखना है। चूँकि ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो इसका मात्रक होता है ओम। चाहे कुछ भी हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या फिर रेसिस्टेंस हो, प्रतिरोध हो, सब में अगर प्रेरणिक घात, चाहे वो कैपेसिटर का हो चाहे जिसका भी हो, उसका मात्रक ओम होगा, ये याद रखना है। तो XL बराबर ओम होगा, XL बराबर ω/L होगा, इसका मात्रक ओम होगा। यहाँ कैपेसिटर में अगर देखेंगे तो कैपेसिटर में XC होता है, इसको लिखते हैं 1/ωc। इसका प्रेरणिक इसका ये संधारित्र प्रतिघात कितना होगा, 1/ωc। इसका मात्रक क्या होगा, इसका ही मात्रक ओम ही होगा, ये याद रखना, ओम। अब तीनों का हो चुका है। अब अगर ऐसा हो, एक ऐसा
स्थिति लेते हैं जिसमें तीनों हो। तो जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध है R इसका प्रतिरोध है। इसके बाद हम लेते हैं कि इंडक्टर है, तो इंडक्टर का अभी L लिया था, उसके बाद मानते हैं संधारित्र है, तो ये C। इस तरह से इसको हमने प्रत्यावर्ती EMF के स्रोत से जोड़ दिया है। तो यहाँ हमने क्या बताया था, धारा का जो दिशा होगा वही होगा विद्युत वाहक बल का दिशा। इसमें जब प्रतिरोध होता है जाए और I सेम डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है L वाला में कि जाए आगे जाए पीछे होता है, जाए आगे होता है, जाए होता है आगे और धारा होता है पीछे। तो ये दिखा रहा है 90 डिग्री से पीछा है, ये 90 कोण से π/2 से। और इसमें क्या होता है, इसमें धारा आगे हो जाता है, जाए इधर है तो धारा इधर हो गया हमको, इस तरह से I है। तो अगर तीनों रहे तब इसका जो प्रतिघात होता है वो कितना होता है। तो ये तीनों अगर रहता है तो इसका प्रतिघात x बराबर लिखते हैं, z से व्यक्त करते हैं, x से नहीं करते, z से व्यक्त करते हैं। z बराबर लिखते हैं हम √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। तो R तो R ही है, R प्लस XL के लिए लिखे हैं ω_L माइनस XC के लिखे हैं 1/ω_C, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये याद रखना है Z। अब अगर इसमें पूछे हमको कि अगर परिपथ में हमने क्या लिखा, अभी Z इक्वल टू लिखा है √R² प्लस XL माइनस XR², ये लिखा है। इसी के बराबर लिखा है R² रूट में प्लस ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर। तो ये किसका है, LCR का है। यहाँ अगर देखें हम तो ये इसको लिखते हैं R भी है, L भी है और C भी है, तो इसको कहते हैं RLC या LCR सर्किट कहते हैं, LCR परिपथ इसको बोलते हैं। तीनों रहेगा, इसको याद कर लेना, इसको हम बता चुके हैं वैसे क्लास में भी। तो अगर हमको केवल रहेगा RC का, तो RC का मतलब रेसिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो उसमें उस समय क्या हो जाएगा, RC में XL बराबर 0 होगा, तो Z बराबर कितना हो जाएगा इसका, XL 0, तो ये 0 हो गया। तो R² प्लस ये 0 है, 0 माइनस XL, ये C है XC, तो XC का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, R² प्लस XC कितना है, XC 1/ω_C का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √R² प्लस 1/ω²C², इस तरह से होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर दूसरा में कहेगा LR कहेगा, मान लिया जाए LR परिपथ कहता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, LR में C 0 हो जाएगा, तो C वाला 0 होगा तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, C वाला ये, तो तब क्या होगा, Z बराबर उस समय क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस ω²L² स्क्वायर होगा। तीसरा नंबर में LR RC, और अगर कहते LC परिपथ, तो LC में क्या होगा, R इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू क्या होगा, √ ये R 0 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर, तो ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। ये हमारा होगा LC परिपथ का प्रतिबाधा। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है अनुनाद। अनुनाद इंग्लिश में हमको इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो अनुनाद तब होता है जब ω_L XL बराबर XC हो जाता है। तो XL के लिखे हैं अभी ω_L, XC के लिखे 1/ω_C। तो इसको अगर गुना कर दें तो ओमेगा को इधर लाते हैं और L को यहाँ ले आते हैं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर ये लिख सकते हैं ओमेगा 1/LC। इस C को यहीं छोड़ दिया, इस L को यहाँ ले आया, तो ω² बराबर कितना हो गया, 1/LC। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, √1/LC। तो ओमेगा बराबर हो गया 1/1 का वर्गमूल 1 होगा, ये हो जाएगा √LC। ये इतना हो जाएगा ओमेगा बराबर। उसके बाद ओमेगा बराबर हमने T बराबर लिखा था 2π/ω, तो 1/T इक्वल टू क्या होगा, ω/2π होगा। तो
नहीं तो यहीं से ओमेगा बराबर कितना होगा 2π/t, तो ये हो जाएगा 2π/t, पहले बता चुके हैं ये सब। तो 1/√LC, तो 2π को यहाँ ले आते हैं इधर गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1/t इक्वल टू हो जाएगा 1/2π इंटू √LC। तो 1/t को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो f बराबर कितना होगा 1/2π √LC। तो अनुनाद जब होगा AC में तो याद रखना है कि उसके लिए फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/2π इंटू √LC होता है। ये L पे भी निर्भर करता है और C पे व्युत्क्रमानुपाती रूप से, माने L का पावर 1/2 होगा, C का पावर 1/2 होगा, वो हर में होगा। L का पावर -1/2 और C का पावर -1/2, ऐसे याद रखना है। ये हो गया अनुनाद वाला। अब होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, पावर। तो पावर को P से व्यक्त करते हैं और ये निकलता है P, हम लोग पहले से जानते हैं धारा में P बराबर होता है JI या VI, ऐसा लिखते हैं VI। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो P बराबर आता है हमको JRMS IRMS इंटू कॉस फाई, यहाँ फाई फेज डिफरेंस है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे P एवरेज होता है, एवरेज। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एवरेज का मतलब औसत, तो औसत शक्ति बराबर JI क्या होता है, P बराबर JI, तो ये हो गया RMS शक्ति। तो इसको क्या कहते हैं, पहले अलग अलग लिखते हैं। तो ये क्या है, आभासी विद्युत वाहक बल, तो ये होगा आभासी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल गुना आभासी धारा, आभासी धारा गुना कॉस फाई, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। इसी को लिखते हैं आभासी औसत शक्ति, ये है, तो औसत शक्ति इक्वल टू क्या होगा, आभासी विद्युत वाहक बल इंटू आभासी धारा बराबर क्या होगा, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति गुना कॉस फाई। तो ये हो गया औसत शक्ति, औसत शक्ति। तो औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, आभासी शक्ति बराबर कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई। तो इसी को हम लोग आभासी शक्ति और औसत शक्ति के अनुपात को, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये याद रखना है। औसत शक्ति है P एवरेज बटे JRMS इक्वल टू क्या हो गया, कॉस फाई हो गया, इसी को कहते हैं पावर फैक्टर, ये याद रखना है। आभासी शक्ति बराबर आभासी शक्ति, तो आभासी शक्ति बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, औसत शक्ति बटे कॉस फाई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जो क्लियर याद रखना चाहिए। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो गया, P एवरेज, PAV एवरेज बटे PRMS। तो शक्ति गुणांक, इसको क्या लिखना है, शक्ति गुणांक इक्वल टू क्या हो गया, माध्य शक्ति, माध्य शक्ति बटे आभासी शक्ति। ये फॉर्मूला याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव इसी पे बन जाए। अब इसी में एक आता है कॉस फाई इक्वल टू, जब निकालते हैं तो कॉस फाई इक्वल टू निकलता है R बटे Z। तो R तो प्रतिरोध है, Z हमने अभी निकाल के रखा था, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हो गया शक्ति गुणांक, कॉस फाई इक्वल टू, कॉस फाई शक्ति गुणांक इक्वल टू। अगर इसमें पूछ दे अब कि अलग अलग अवस्था में पूछ देगा कि जब परिपथ में केवल R हो, तो एक नंबर में केवल R हो तो शक्ति गुणांक कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस फाई। R हो तो इसका मतलब है कि ये जीरो और ये जीरो, तो ये जीरो होगा तो जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो आता, R ये हो जाएगा कॉस फाई बराबर उस समय हो जाएगा R बटे √R² प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये R बटे ये जीरो माइनस जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, R² का रूट होगा R, तो ये कितना हो जाएगा उस समय
ये क्या है, शक्ति गुणांक है ना, कॉस फाई शक्ति गुणांक, तो उस समय 1 हो जाएगा जब परिपथ में केवल r होगा, ठीक है, उस समय शक्ति गुणांक केवल 1 हो जाएगा। दूसरा में अगर ये कहें कि केवल प्रेरकत्व हो, केवल L हो, तो इस समय क्या होगा, r बराबर 0 हो जाएगा और XC बराबर भी 0 हो जाएगा। तो हम cos फाई बराबर क्या लिखते हैं, cos फाई इक्वल टू लिखते हैं R बटे Z। तो R ही 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये कहें R जैसे ही 0 होगा तो शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। अगर R 0 नहीं है तो फिर तब अलग बात है। जैसे अभी कहें कि केवल R तथा C हो, R तथा C हो, तो इस समय क्या होगा, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू R बटे R और C है तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस C, L तो है नहीं तो ये हो जाएगा ओमेगा L, 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 बटे ओमेगा C का होल स्क्वायर, तो ये होगा R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और जो भी जिस तरह से होगा, बहुत सारे केस हो सकते हैं, अपने से भी सोच के देख लेना है, खाली इसको याद रखना ऐसे होता है। अगर R तथा L हो तब क्या होगा, उस समय C 0 होगा, तो ऐसे में C बराबर 0 होगा, XC 0 होगा उस समय, तो XC 0 होगा मतलब ये 0 होगा, आपकी बार ये नहीं होगा, तो ये क्या होगा, cos फाई इस समय शक्ति गुणांक बराबर R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ओमेगा L स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बटे C वाला ये टर्म है ये 0 हो जाएगा इस तरह से। एक होता है वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब कोई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है, लेकिन शक्ति व्यय नहीं हो, तो हमने क्या अभी पढ़ा है कि P एवरेज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, जाय RMS I RMS इंटू cos फाई, ये पढ़ा है हमने। तो ये जो है धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन शक्ति 0 है, तो इसका मतलब है कि cos फाई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। धारा हो रहा है, धारा हो रहा है तो इसका मतलब जाय RMS भी होगा, लेकिन ये शक्ति 0 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, cos फाई बराबर 0 होना चाहिए, तो फाई कितना होना चाहिए, पाई बटे 2 होना चाहिए। तो याद रखना है कि वाटहीन धारा के लिए, वाटहीन धारा के लिए जो कलांतर है, फाई तो कलांतर है, फाई बराबर कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस पाई बटे 2 होना चाहिए, ये याद रखना है। अब अगला चीज़ जो आता है इसमें ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई को लिखते हैं स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है अपचाई, वैसे क्लास में ही बता चुके हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जैसे ये हम एक ट्रांसफार्मर का तेजी से हम ये बना रहे हैं संरचना, तो इधर क्वाइल है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी P। इधर जो क्वाइल है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी क्वाइल। इसमें मान लेते हैं N1 फेरा है, इसमें मान लेते हैं N2 फेरा है। तो अगर ये आउटपुट है, ये निकल रहा है, निर्गत हो रहा है, ये इनपुट है इधर, तो इसका मतलब इधर जो वैल्यू देंगे उसी की मदद से इधर आउटपुट निकलना है। तो अगर ऊंचाई होगा, स्टेप अप होगा, तो इसका मतलब है कि आउटपुट अधिक होगा, स्टेप अप माने अधिक। तो स्टेप अप होगा, इसके लिए इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 1 नंबर के लिए लिखते हैं स्टेप अप के लिए, स्टेप अप माने ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए क्या होगा, N2 माने सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या N1 से प्राइमरी से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या होगा, अपचाई में क्या होगा कि N1 में फेरों की संख्या N2 से ज़्यादा होगा, या उल्टा कह सकते हैं N2 में फेरों की संख्या
N1 से कम होगा, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।